इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं द्रव में ठोस की विलेयता, द्रव में गैस की विलेयता, और आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं द्रव में द्रव की विलेयता, जिसमें हम पहले एक छोटे से टॉपिक की चर्चा करना चाहते हैं, वाष्प दाब। वाष्प दाब इसलिए कि ये बीच बीच में हमें यह शब्द कहीं परेशान न करे। हम आज वाष्प दाब को सीख लेंगे कि व्हाट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। चलिए बताते हैं। एक बर्तन में हम जल को लेते हैं और जल को कुछ आग पर चढ़ा देते हैं। देखते क्या है, थोड़ी देर बाद उसमें से वाष्प निकलता है, लेकिन एक शर्त रखते हैं कि उस बर्तन को हम ढक कर रखते हैं। वाष्प निकलता है और वो जाकर जो निकलने का जगह है जिससे हम ढके हुए हैं बर्तन, उस पर वह जाकर अब फिर जल की बूंदों में वह पुनः परिवर्तित हो जाता है। तो जल से जो वाष्प बनता है इसको वाष्पीकरण कहते हैं, और वाष्प से जो जल बनता है उसको संघनन कहते हैं। तो ये एक तरफ वाष्प बन रहा है और फिर वाष्प से जल की बूंदें तैयार हो रही। तो ये दोनों प्रक्रिया जब एक समान से हो जाए, यानी वाष्पीकरण की दर, जिस दर से वाष्पीकरण हो रहा है उसी दर से यदि संघनन भी हो, यानी वाष्प से जल की बूंदें भी तैयार हो, तो ये इस अवस्था को हम साम्य अवस्था कहते हैं। इस अवस्था को साम्य अवस्था कहते हैं, और साम्य अवस्था की स्थिति में वाष्पीकरण की दर संघनन की दर के बराबर हो जाती है। और इस समय और इसी समय जब वाष्पीकरण की दर संघनन की दर के बराबर हो जाए तो इस वाष्प द्वारा जो दाब लगाया जाता है, इस बर्तन पर जो प्रेशर उत्पन्न किया जाता है, जो दाब लगता है, आप देखते हो कि ढक्कन ढुक ढुक बजता है जो ऊपर रहता है, तो जो दाब लगाया जाता है उसी दाब को हम लोग वाष्प दाब कहते हैं। और यही मैंने बताया है कि साम्य अवस्था पर द्रव की वाष्प का द्रव प्रवस्था पर डाला गया दाब उस द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। क्लियर हुआ वाष्प दाब? चलिए अब हम चलते हैं कि द्रव में द्रव की विलेयता को हम पढ़ने चलते हैं, और उसमें प्रमुख है मेरा राउल्ट का नियम। हम राउल्ट के नियम को देखने चलते हैं। राउल्ट का नियम देखिए, इसमें ये विलायक, ये विलेय ऐसा करते हैं कि इसमें जो द्रव है वो भी वाष्पशील है और इसमें जो द्रव है वह भी वाष्पशील है। दोनों वाष्पशील द्रव के लिए हम राउल्ट के नियम को देखते हैं कि क्या कहते हैं। मान लीजिए ये जो द्रव है इसमें अभी एकदम शुद्ध है, इसमें भी कुछ फेंटा हुआ नहीं है, कुछ मिलाया हुआ नहीं गया है, तब इसका वाष्प दाब देखते हैं कि इसका वाष्प दाब है P1 नॉट। ये ऊपर जो नॉट लगाया गया है यह सूचित करता है कि अभी यह शुद्ध है और शुद्ध द्रव का ये वाष्प दाब है। 1 लगाया है कि विलायक को हम 1 से सूचित करते हैं, ठीक, और विलेय को 2 से सूचित करते हैं, और यहाँ लिखा है मैंने P2 नॉट, यानी ये भी जब शुद्ध है, अभी इसमें कुछ मिलाया हुआ नहीं है, तब इसका वाष्प दाब देखते हैं P2 नॉट। ये क्लियर हो गया। अब जब दोनों को मिला दिए, जब बिलियन में बिलियन हो गया तैयार, जब बिलियन में दोनों मिलते हैं ये विलायक और विलेय, तब इसका वाष्प दाब P1 हो जाता है। P1 नॉट नहीं लिखे हैं, P1 नॉट इनके लिए P1 हो जाता है और इसका वाष्प दाब P2 हो जाता है। और जब दोनों को मिलाते हैं तो इनकी मात्रा है, यानी इनका मोल अंश, देखिए मोल अंश को एक से सूचित करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो मोल अंश, इनका मोल अंश है x1 और इनका मोल अंश है x2। किसमें? इस बिलियन में इनकी भागीदारी x1 और इनकी भागीदारी x2 है। हमारे राउल्ट साहब क्या कहते हैं समझ लीजिए। राउल्ट साहब कहते हैं कि वाष्पशील द्रवों में, ये भी वाष्पशील ये भी वाष्पशील,
विलयन में प्रत्येक अवयव का, चाहे ये हो चाहे ये हो, इनका आंशिक वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब कहने का मतलब इनकी जो वाष्प दाब होगी ये और इनकी जो वाष्प होगी ये, आंशिक वाष्प दाब, मान लो इनकी बात करते हैं, ये आंशिक वाष्प दाब ये समानुपाती होता है किसका, विलयन में उसके मोल अंश का। तो इनका मोल अंश है कितना, x1, तो P1 x1 का समानुपाती और P2 x2 का समानुपाती। देखिएगा ध्यान से, इनका इसमें जो है वाष्प दाब यह इनके मोल अंश का समानुपाती और इनका जो है इसमें वाष्प दाब वह इनके मोल अंश का समानुपाती होता है। यही बात हमको जो है किसने कहा, हमको कहा राउल्ट साहब ने। यही है राउल्ट विलयन, कोई विशेष नहीं कि विलयन में इनका जो वाष्प दाब है वह इनके मोल अंश का समानुपाती और इनका जो विलयन में वाष्प दाब है वह इनके मोल अंश का समानुपाती होता है। अब ये देखिए, ये इनका समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, किसका, इनका, तो हमको जो एक कांस्टेंट मिलता है वह कांस्टेंट इनका जो शुद्ध है वाष्प दाब उसी के बराबर होता है, यानी P1 नॉट इंटू x1। ये तो समानुपाती थे P2, तो P2 समानुपाती थे x2 के, तब P2 ये समानुपाती हटाते हैं तो हमको जो कांस्टेंट मिलता है वह इनके जो शुद्ध अवस्था में जो वाष्प दाब था उसके बराबर होता है वह नियतांक, और P2 = P2 नॉट इंटू x2। अब आप देखिएगा कि यदि इसका निकालना चाहते हो कुल वाष्प दाब इस विलयन का, तो कितना हो जाएगा, P1 प्लस P2। और हम इसका P1 का मान देख रहे हो कितना है, P1 नॉट इंटू x1 और P2 का मान है P2 नॉट इंटू x2। हम इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने चल रहे हैं, इसका मान रखकर हम देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। तो मेरा P कुल आया है P1 प्लस P2, तो P1 का मान मैंने बता दिया कितना है, P1 नॉट इंटू x1 रख दिया और P2 का मान है P2 नॉट इंटू x2, इसको रख दिया। तो P कुल यही P1 को x1 के जगह पर मैंने लिखा है 1 माइनस x2। कहा है भैया ऐसा क्यों आपने लिखा, हम जानते हैं सर कि x1 प्लस x2 = होता है 1, तो हमको x1 लिखना होगा तो x1 = इधर जाएगा तो 1 माइनस x2 हो जाएगा। तो वही मैंने लिखा है x1 के जगह पर कि 1 माइनस x2 और P2 नॉट x2। यहाँ से उतार दिया है P1 नॉट माइनस, इसको अंदर घुसा दीजिए तो P1 नॉट अब फिर जो है कि माइनस P1 नॉट, देख लीजिए यहाँ पर इसको मैंने घुसा दिया है, P1 नॉट तो था ही, इसको P1 नॉट और माइनस P1 नॉट इंटू x2 और प्लस P2 नॉट इंटू x2, इनको अंदर कर दिए। देख लिए, अब थोड़ा सा इनको यहाँ और इनको यहाँ कर देते हैं, देखिए कर दिए, पहले प्लस वाले को लिख दिया फिर माइनस वाले को लिख दिया और P1 नॉट लिख दिए प्लस x2 को मैंने यहाँ कॉमन ले लिया तो मुझे ये रिजल्ट मिल रहा है। इस रिजल्ट के आधार पर मुझे क्या निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं, इस निष्कर्ष को देखने चलते हैं क्या निष्कर्ष हो सकता है। इस निष्कर्ष को देखिए, इस निष्कर्ष के आधार पर हमें पता लगाया, ये देखिए इस ग्राफ को कि जब x1 का मान 1 है, यानी x1 प्लस x2 कितना होता है, x1 प्लस x2 अभी बताया x1 प्लस x2 = 1 होता है, दोनों को मिला दो तो 1 होता है। तो जब x1 होगा तो निश्चित x2 कितना होगा, 0 होगा। जब यही 1 हो जाएगा तो ये 0 होना ही है, ये 0 है और इधर चलते हो घटते जा रहा है, x1 कितना हो गया है 0 और x2 कितना हो गया है 1। इधर से चल रहा है तो x2 क्या हो रहा है, बढ़ रहा है और इधर वाष्प दाब बढ़ रहा है ऊपर की तरफ, देखिएगा ध्यान से, तो ये बढ़ते जा रहा है। ऐसी अवस्था में हम लोग निष्कर्ष निकाले हैं, जो हमारे पास फॉर्मूला मिला है कि P कुल बराबर मुझे मिला है P1 नॉट प्लस x2 P2 नॉट
P2 नॉट माइनस P1, ये जो मिला है इसी के आधार पर हम निष्कर्ष निकाले हैं कि किसी विलयन के कुल वाष्प दाब उसके किसी अवयव के मोल से संबंधित है। किसी भी मोल अंश के किसी का ले लो, इसका ले लो, 1 का ले लो, चाहे 2 का ले लो, उसके मोल अंश से वो संबंधित है। दूसरा, किसी विलयन का कुल वाष्प दाब अवयव 2 के मोल अंश के साथ रेखीय रूप से, अवयव 2 के मोल अंश के साथ रेखीय रूप से परिवर्तित होता है। और तीसरी बात, शुद्ध अवयव 1 एवं 2 के वाष्प दाब पर निर्भर रहते हुए विलयन का कुल वाष्प दाब अवयव 1 के मोल अंश के बढ़ने से कम या ज्यादा होता है। यही मेरा निष्कर्ष निकला। तो हम अभी खेल देख रहे थे कि जब दोनों द्रवों को वाष्पशील था तब लिए थे, जब दोनों वाष्पशील था तो लिए थे, तो मेरा रिजल्ट यहाँ तक पहुँचा है। लेकिन ऐसा हो जाए कि एक अवाष्पशील हो, एक वाष्पशील हो, एक वाष्प बनता हो और एक वाष्प नहीं बनता हो, ऐसी स्थिति होगी तो राउल्ट साहब हमारे राउल्ट का नियम क्या कहता है, इसको मुझे देखना है। तो राउल्ट साहब का नियम देखते हैं, एक वाष्पशील है और एक अवाष्पशील है, तब देखते हैं। तो निश्चित रूप से जब ये वाष्पशील है तो निश्चित रूप से इसकी तो वाष्प बनेगा नहीं, इसका शुद्ध भी होगा तो इसका वाष्प कितना हो जाएगा, इसका वाष्प दाब 0 हो सकता है। तो ये देखिए P1 नॉट इसका वाष्प दाब है, इसका वाष्प दाब है P1 नॉट जब शुद्ध है तब, लेकिन जब फेंक दिए तब इसका वाष्प दाब हो जाता है P1। और विलयन का भी कुल वाष्प दाब जब देखेंगे तो वो P1 प्लस P2 यानी P2 शून्य हो जाएगा, तब विलयन का कुल वाष्प दाब P1 के ही बराबर रहेगा। यानी ये S लिखे, S का मतलब विलयन सॉल्यूशन का, यानी कि विलयन का वाष्प दाब P1 के बराबर है। ठीक है, तो अभी जैसे राउल्ट साहब ने कहा था कि इसका जो है इसका वाष्प दाब इसके मोल अंश का समानुपाती होता है, तो हमने कहा कि P1 प्रोपोर्शनल टू X1। आइए P1 बराबर है आपके विलयन के वाष्प दाब का, तो मैंने कहा कि विलयन के वाष्प दाब समानुपाती है X1 क्या, यानी PS एक समानुपाती चिन्ह हटाओगे तो आपको जो नियतांक मिलता है वह P1 नॉट मिलता है, वह P1 नॉट ही होगा। और X1 का मतलब जानते हैं, मोल अंश का मतलब कि मोलों की संख्या इसका और नीचे जो है टोटल कुल मोलों की संख्या, बस वही काम किए हैं। इसको उतार दीजिए नीचे, इनको 2 भागों में बांट दीजिए। ये N1/N1 1 हो गया, इनको उधर ले जाकर माइनस कर दीजिए, आपको मिल गया है N1/N2। इनका जो है सो निकालिए तो मिल गया है मुझे PS माइनस P1 नॉट बाई P1 नॉट इक्वल टू N1/N2। ये जो मिला है मुझे PS माइनस P1 नॉट बाई P1 नॉट, इसको हम कहते हैं वाष्प दाब का सापेक्षिक अवनमन। याद रखिएगा, आगे इनसे मुलाकात होने वाली है, इसीलिए मैंने आज इनसे परिचय आपको आज हम करा दिए हैं। आगे मुलाकात होगी और इनके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे। तो आज मैंने पढ़ा राउल्ट का नियम मुख्य रूप से उन्होंने यही कहा, क्या कहा कि विलयन में किसी भी अवयव, चाहे ये हो चाहे ये हो, कोई भी अवयव है, यह उस अवयव का वाष्प दाब उसके मोल अंश का समानुपाती होता है। ये है कि इसका वाष्प दाब इसी के मोल अंश का समानुपाती है। ये होगा तो इसका वाष्प दाब इसके मोल अंश का समानुपाती होगा। क्योंकि दोनों वाष्पशील होगा तो ऐसा होगा, अगर एक वाष्पशील है और दूसरा अवाष्पशील है तो एक ही पर निर्भर करता है और उसी पर विलयन का टोटल वाष्प दाब निर्भर करता है। इन चीज़ों को मैंने देखा। फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तो मैं अभी इनकी पूर्ण और व्याख्या करूंगा कि यह विलयन राउल्ट साहब ने जो दिखाया इसके आधार पर विलयन मेरा 2 प्रकार का हो जाता है। एक को कहते हो आदर्श विलयन और एक को कहते हो अनादर्श विलयन। अब इसके आगे के एपिसोड में जब मिलेंगे आपसे तो आपसे आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।